हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजीव रंजन बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मैं राजीव रंजन आज मानव जनन का पार्ट है ना, मानव जनन का पार्ट 1 लेके आया हूँ, है ना। तो आज का जो चैप्टर है जिसका पार्ट 1 बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सारे बच्चे हमारे वीडियो से बने रहें और आज जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है। तो चलिए मानव प्रजनन का पार्ट 1 का मानव प्रजनन पार्ट 1 का आज पहला क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये रहा मेरे प्यारे बच्चों, हमारा क्वेश्चन रहा पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक जनन अंग है, ठीक है ना। कौन सा प्राथमिक जनन अंग है? तो प्राथमिक जनन अंग किसको कहते हैं पहले समझ जाइए। मनुष्य में नर जनन अंग में, जो नर जनन अंग में नर जनन अंग और मादा जनन अंग है, तो प्राथमिक लैंगिक अंग नर हो चाहे मादा हो, तो नर में प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं वृषण, याद रखिएगा। और मादा में प्राथमिक लैंगिक अंग होता है अंडाशय, याद रहेगा ना मेरे प्यारे बच्चों कि नर में प्राथमिक लैंगिक अंग होता है वृषण और मादा में क्या है, अंडाशय। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक जनन अंग है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी वृषण, ठीक है ना। वृषण जो है नर में प्राथमिक लैंगिक अंग है, ठीक है ना, प्राथमिक जनन अंग है। जबकि वृषण कोष, शिश्न, प्रोस्टेट ग्रंथि ये सब द्वितीयक लैंगिक अंग है, याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, द्वितीयक लैंगिक अंग है, याद रहेगा ना। तो निम्नलिखित में कौन प्राथमिक जनन अंग है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी वृषण। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है वो ये है, किसी शुक्राणु में केंद्रक युक्त आनुवंशिकी पदार्थ किसमें पाया जाता है? किसी शुक्राणु में केंद्रक युक्त आनुवंशिकी पदार्थ किसमें पाया जाता है? तो सबसे पहले ये देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि शुक्राणु होता क्या है। तो शुक्राणु का फिगर कुछ यूं रहा, ठीक है ना। ये जो है ना शुक्राणु का फिगर है और शुक्राणु के जो मध्य में होते हैं वो केंद्रक पाए जाते हैं, ठीक है, केंद्रक। और आपको भी पता है केंद्रक में ही आनुवंशिकी पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो केंद्रक कौन से भाग में है? इस भाग को हम लोग कहेंगे सिर, इस भाग को कहेंगे गर्दन, इस भाग को कहेंगे मध्य भाग और इस भाग को कहेंगे पूंछ, ठीक है ना। तो हमारा क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, किसी शुक्राणु में केंद्रक युक्त आनुवंशिकी पदार्थ किसमें पाया जाता है? तो केंद्रक युक्त आनुवंशिकी पदार्थ किसमें पाया जाता है? सिर में। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सिर, सही है। जबकि याद रखिएगा जो एक्रोसोम है वो शुक्राणु के ऊपर टोपी नुमा संरचना होता है। कभी कभी ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में दे देगा कि शुक्राणु के सिर के ऊपर टोपी नुमा संरचना होता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, टोपी नुमा संरचना, जिससे क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, शुक्राणु में केंद्रक युक्त आनुवंशिकी पदार्थ किसमें पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है? सिर में। सही ऑप्शन होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो ये है, शुक्राणु जनन का नियंत्रण। सबसे पहले हम ये जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि शुक्राणु जनन क्या होता है। शुक्राणु जनन, तो शुक्राणु जनन तो नर में नर युग्मक, नर में क्या बनता है? नर युग्मक। नर में नर युग्मक क्या बनता है बताइए? शुक्राणु। तो शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? शुक्राणु जनन। और जो शुक्राणु जनन होता है यानी नर में नर युग्मक शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? शुक्राणु जनन कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि किस शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, यानी कौन सा हार्मोन के द्वारा होता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा LH हार्मोन, जिसका पूरा नाम होता है ल्यूटिनाइजिंग, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा शुक्राणु जनन का नियंत्रण होता है, ठीक है, याद रहेगा ना। तो सही ऑप्शन क्या होगा? शुक्राणु जनन का नियंत्रण कौन सा हार्मोन के द्वारा होता है? तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है वो ये है, एक्रोसोम किसका समभाग है, यानी एक्रोसोम जो है किसका भाग है। तो अभी मैंने बताया था आपको, ठीक है ना, कि ये जो है शुक्राणु है और शुक्राणु के सिर पर टोपी नुमा संरचना होते हैं, टोपी नुमा, जिसे कहते हैं एक्रोसोम। ठीक है, क्या कहते हैं, एक्रोसोम। ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या है, एक्रोसोम किसका समभाग है। तो इसका सही ऑप्शन आप देख सकते होंगे, मानव शुक्राणु का शीर्षस्थ भाग, माने सिर वाला भाग। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम ध्यान देते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है वो ये है सर्टोली कोशिका। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब भी सर्टोली कोशिका की बात आ जाएगी, जहां भी सर्टोली कोशिका की बात आ जाएगी, तो सर्टोली कोशिका पाए जाते हैं जो मनुष्य का प्राथमिक लैंगिक अंग है उसमें। तो मनुष्य का जो प्राथमिक लैंगिक अंग है वो कौन है मेरे प्यारे बच्चों, ए, है ना। तो सर्टोली कोशिका पाई जाती है प्राथमिक लैंगिक अंग, है ना, जिसका नाम है वृषण। सही है, तो सर्टोली कोशिका कहाँ पाई जाती है, वृषण में, ऑप्शन ए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है वो ये है, प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान अंडोत्सर्जन होता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे अंडोत्सर्जन क्या है। तो ये है मादा जननांग। ठीक है, मादा जननांग है, और मादा जनन अंग में, किसमें मेरे प्यारे बच्चों, मादा जनन अंग में पाए जाते हैं अंडाशय। क्या पाए जाते हैं, अंडाशय। और अंडाशय से, अंडाशय में ही अंडाणुओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, अंडाणु का। ठीक है ना। तो अंडाशय से अंडाणु का बाहर आना, कहाँ आना, बाहर आना, क्या कहलाता है, अंडोत्सर्ग कहलाता है। तो कभी कभी परिभाषा आपको दे सकता है, अंडोत्सर्ग किसे कहते हैं, तो अंडाशय से अंडाणु का बाहर आना क्या कहलाता है, अंडोत्सर्ग कहलाता है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रत्येक मासिक चक्र, मासिक चक्र का मतलब होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे हम लोग एमसी संक्षेप में भी कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मासिक चक्र के दौरान प्रत्येक स्त्री, है ना, अर्थात अंडोत्सर्ग होता है। मासिक चक्र के दौरान कितने अंडाणु का उत्सर्जन होता है, अंडाणु के उत्सर्जन को ही कहते हैं अंडोत्सर्ग। तो इसका सही जवाब है एक अंडाणु का। ठीक है, मासिक चक्र के 14वें से 15वें दिन अंडाशय से एक अंडाणु का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, जिसे कहते हैं अंडोत्सर्ग। तो याद रखिए, प्रत्येक माह यानी 14वें से 15वें दिन, मासिक चक्र के 14वें से 15वें दिन अंडाणु से एक, अंडाशय से एक अंडाणु का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं हमारे प्यारे बच्चों। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, विकास के दरमियान स्पर्मेटोजुआ पोषण प्राप्त करता है। स्पर्मेटोजुआ यानी स्पर्म का माने शुक्राणु का निर्माण होना, किसका निर्माण हुआ, तो विकास के दरमियान स्पर्मेटोजुआ पोषण प्राप्त करता है, स्पर्मेटोजुआ पोषण प्राप्त करता है। तो जब भी आ गया स्पर्म, यानी स्पर्म का निर्माण होता है वृषण के अंदर, किसके द्वारा होता है, सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा होता है, तो विकास के दरमियान स्पर्मेटोजुआ पोषण प्राप्त करता है, किससे, सर्टोली कोशिकाओं द्वारा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों वो ये रहा, प्रोस्टेट ग्रंथि, कौन ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि उपस्थित होती है। ठीक है ना। तो प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है उपस्थित, वो मूत्र मार्ग के चारों ओर होती है। ठीक है ना, कौन मार्ग के, मूत्र मार्ग के चारों ओर होती है। आप देख सकते हैं किस तरह से। ठीक है ना, ये जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो हो गया मूत्राशय हो गया। ठीक है, और यहां से निकलती है एक नली जो मूत्र मार्ग की ओर जाती है, और ये हो गया मनुष्य का वृषण कोश, जहां पाए जाते हैं वृषण। ठीक है, और वृषण से एक नलिका निकलती है जो जाके मूत्रवाहिनी से जुड़ जाती है। ठीक है ना। तो जहां पर ये मिलते हैं, इसके चारों ओर के नली को हम लोग कहते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। कौन ग्रंथि कहते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि, याद रहेगा। तो प्रोस्टेट ग्रंथि में उपस्थित होते हैं, क्या उपस्थित होते हैं, मूत्र मार्ग। प्रोस्टेट ग्रंथि किसके चारों ओर उपस्थित है, मूत्र मार्ग के चारों ओर। किसके ओर उपस्थित है मेरे प्यारे बच्चों, ये है मूत्र मार्ग। तो मूत्र मार्ग के चारों ओर ही
प्रोस्टेट ग्रंथि पाए जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, प्रोस्टेट ग्रंथि उपस्थित होते हैं मूत्र मार्ग के चारों ओर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है वो ये है, भ्रूण की 16 कोशिकाएं अवस्था कहलाती है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ये जो है मादा जननांग है, ठीक है, मादा जननांग है, और मादा जननांग में ये अंडवाहिनी है, और यहां पर ये आपका आ गया ये फिम्बरी, ये हो गया अंडाशय, ठीक है। तो अंडाशय से अंडाणु जब आते हैं, इधर से नारीगुमक शुक्राणु मिलते हैं। जब अंडाणु शुक्राणु मिलते थे इस क्रिया को कहते हैं निषेचन, ठीक है। निषेचन के दौरान बनता है जाइगोट। क्या बना? जाइगोट। जाइगोट से बनता है भ्रूण, ठीक है। तो जब निषेचन होता है तो ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोमियर्स का निर्माण होता है। 2 ब्लास्टोमियर का, 2 से कितने होते हैं? 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16, तो 16 ब्लास्टोमियर, यानी कि 2 से 4, 4 से 6 है ना, 6 से 8, 8 से 16 ब्लास्टोमियर्स के ग्रुप को कहते हैं मोरूला, ठीक है। तो भ्रूण की 16 कोशिकाएं अवस्था क्या कहलाती है? मोरूला कहलाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब निषेचन होता है तो 2 ब्लास्टोमियर्स कोशिका का निर्माण होता है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, तो 16 कोशिकाओं की अवस्था क्या कहलाती है? मोरूला, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। शुक्र जनन नलिका में पाए जाने वाले पोषण कोशिका क्या कहलाते हैं? शुक्र जनन नलिका में पाए जाने वाले पोषण कोशिका क्या कहलाते हैं? जिसका सही जवाब है ना, स्पर्मेटोगोनियल कोशिका। कौन कोशिका? स्पर्मेटोगोनियल कोशिका। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनने वाले शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है? तो आपको भी पता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनने वाले शुक्राणुओं की संख्या कितने होते हैं? 4, सही है। इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी। याद रखिएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणुओं का निर्माण होता है? तो 4 शुक्राणुओं का। ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। समय को देखते हुए बहुत तेजी से ऑब्जेक्टिव को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रित होती है? अंडोत्सर्ग का मतलब होता है अंडाणु का उत्सर्जन होना। अंडाणु का उत्सर्जन को कहते हैं अंडोत्सर्ग का नियंत्रण, ठीक है। तो किस हार्मोन के द्वारा अंडाशय से अंडाणु बाहर होता है, यानी अंडोत्सर्ग का क्या होता है? नियंत्रण होता है। किस हार्मोन के द्वारा अंडोत्सर्ग का नियंत्रण होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा ही अंडोत्सर्ग का नियंत्रण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है वो ये है, कोरक की गुहा कहलाती है, ठीक है ना। कोरक की गुहा कहलाती है। तो इसका सही जवाब है ब्लास्टोसिल। क्या कहलाती है मेरे प्रिय बच्चों? ब्लास्टोसिल, ऑप्शन ए। कोरक की गुहा कहलाती है ब्लास्टोसिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर ध्यान देंगे। मानव प्रजनन का ये पार्ट 1 है, जिसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 है ना 14 की ओर ध्यान देते हैं। तो 14वां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से त्वचा क्या बनाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो त्वचा क्या बनाती है? तो त्वचा जो है एक्टोडर्म बनाती है। 3 लेयर होते हैं, एक्टोडर्म, इंडोडर्म, मेजोडर्म, ठीक है। बट त्वचा क्या बनाती है? तो त्वचा केवल एक्टोडर्म ही बनाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जो अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण होता है। स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण होता है एंड्रोजन हार्मोन द्वारा। किसके द्वारा बता? एंड्रोजन हार्मोन के द्वारा। स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? एंड्रोजन हार्मोन के द्वारा। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो है ये कि विकसित शुक्राणु, शुक्राणु तो मैंने बता दिया था, नर भाग को कहते हैं शुक्राणु, मादा भाग अंडाणु होते हैं, जबकि नर भाग होते हैं शुक्राणु। विकसित शुक्राणु को पोषण किससे मिलता है? विकसित माने विकसित हो रहे शुक्राणु को भोजन कौन प्रदान करता है? पोषण कौन प्रदान करता है?
तो इसका सही जवाब है जो मेरे प्यारे बच्चों वो है सर्टोली कोशिका। जब भी वृषण आ जाए, शुक्राणु आ जाए, उसका संबंध होती है सर्टोली कोशिका से। ठीक है, तो ऑप्शन डी, शुक्राणुओं को पोषण किससे मिलता है? सर्टोली कोशिका से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? मनुष्य में शुक्राणुओं का संग्रहण एवं पोषण किसमें होता है ना? सबसे पहले जान जाएंगे बेटा, देख सकते हैं आप यहाँ पर कि ये जो है ये वृषण है। ठीक है, ये वृषण कोश है। अब वृषण कोश के अंदर अंडाकार संरचना पाई जाती है जिसे हम लोग कहते हैं वृषण, और इसी वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, इसी वृषण में बेटा किसका निर्माण होता है? शुक्राणुओं का। और ये जो है शुक्राणु के बाहर जो होते हैं वो कहते हैं इसको अधिवृषण। कौन वृषण कहते हैं बेटा? अधिवृषण। ये है आपका अधिवृषण। तो अधिवृषण क्या करता है कि शुक्राणुओं में, वृषण में बनने वाले कौची को, शुक्राणुओं को ही संग्रह करता है। कौन? अधिवृषण। तो अधिवृषण वृषण में बनने वाले शुक्राणुओं को ये क्या करता है? संग्रह करता है, और साथ ही साथ है ना पोषण भी प्राप्त करता है। तो मनुष्य में शुक्राणुओं का संग्रह एवं पोषण किसमें होता है? पोषण किसमें होता है? संग्रह। और पोषण किसमें होता है? तो आपको सही जवाब पता चलेगा मेरे प्यारे बच्चों, अधिवृषण में। अधिवृषण में शुक्राणुओं को संग्रह के साथ साथ शुक्राणु बनते कहाँ? शुक्राणु बनते वृषण में, शुक्राणु बनते हैं वृषण में। जमा कहाँ होते हैं? संग्रह कहाँ होते हैं? अधिवृषण में। तो यहाँ संग्रह के साथ साथ शुक्राणुओं को पोषण भी प्राप्त होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जो अगला क्वेश्चन होने वाला है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सीमेन का, वीर्य क्या होता है ना? तो जब पुरुष संभोग के समय, याद रखिएगा वीर्य का परिभाषा, जब पुरुष संभोग के समय चरम सीमा पर पहुंचकर आनंद का अनुभव करते हैं तो उनके शिश्न से श्वेत रंग का तरल क्षारीय पदार्थ निकलता है। ठीक है ना, जिसे हम लोग कहते हैं वीर्य। ठीक है, तो वीर्य जो होते हैं वो क्षारीय प्रवृत्ति का होते हैं, क्योंकि इसका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है। तो इसका पीएच मान कितना होता है भाई? तो 7.3 से 7.5 होता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। वीर्य का पीएच मान कितना होता है? 7.3 से 7.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग ध्यान देते हैं। जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है वो 19 है। स्त्री में किस हार्मोन की प्रतिक्रिया के कारण द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित होते हैं? स्त्री में किस हार्मोन की प्रतिक्रिया के कारण द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होते हैं बेटा? प्रकट होते हैं। द्वितीयक लैंगिक लक्षण प्रकट होते हैं या विकसित होते हैं। तो इसका सही जवाब है बेटा एस्ट्रोजन। ठीक है ना, इसका सही जवाब क्या है बेटा? एस्ट्रोजन। याद रहेगा ना, क्या होता है बेटा? एस्ट्रोजन के द्वारा, एस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन है जो स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित करता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है मासिक चक्र की अवस्था जो 7 से 8 दिनों तक है ना चलता है और उसके बाद ये समाप्त होता है। ऐसे आप लोग को जेन्युइन पता है कि मासिक चक्र जो है स्त्रियों में 5 दिनों की अवधि होती है ना, जो पीरियड के नाम से जाना जाता है। तो मासिक चक्र की अवस्था जब 7 से 8 दिनों तक चलता है तो इसको हम लोग कौन सा अवस्था कहेंगे, है ना? कौन सा अवस्था के दौरान मासिक चक्र 7 से 8 दिनों तक चलता है? तो इसका सही जो ऑप्शन है बेटा ऑप्शन डी है, पुटकीय प्रवस्था के दौरान। यानी पुटकीय अवस्था के दौरान पुटक होता है, अंडाशय के अंदर पुटक होते हैं, वही पुटक जब नष्ट होते हैं तो स्त्रियों में मासिक चक्र की प्रक्रिया शुरू होती है। शायद आपने क्लास में पढ़ा होगा। तो 7 से 8 दिन पर समाप्त होने वाले मासिक चक्र की अवस्था किसके द्वारा होती है? पुटकीय अवस्था कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है वो ये है, गर्भाशय में एंडोमेट्रियम, है ना? गर्भाशय में एंडोमेट्रियम, आपको पता है गर्भाशय में 3 स्तर होते हैं, है ना? तो गर्भाशय में जो 3 स्तर होते हैं उसमें कौन सा स्तर की बात किया जा रहा है? एंडोमेट्रियम। ठीक है ना, तो एंडोमेट्रियम किससे प्रतिक्रिया, गर्भाशय में एंडोमेट्रियम किससे प्रतिक्रिया में मोटाई में वृद्धि करते हैं? किससे प्रतिक्रिया कर गर्भाशय में एंडोमेट्रियम किससे
प्रतिक्रिया कर मोटाई में वृद्धि करता है। तो इसका सही जवाब है एस्ट्रोजन। किसका बेटा? एस्ट्रोजन, है ना, एस्ट्रोजन के द्वारा। सही ना, इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, अब हर एक क्वेश्चन को बखूबी देखते जा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए हमने चूज करके लाया है आगामी 2025 के लिए। ठीक है ना, सारे बच्चे जो भी देख रहे हैं, बच्चे से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो ये है, हार्मोन जो मासिक चक्र से संबंधित होती है। ठीक है, हार्मोन जो मासिक चक्र से संबंधित होती है, वो कौन कौन हार्मोन है जो मासिक चक्र से संबंधित है और कौन संबंधित नहीं है। तो याद रखिए बेटा, मासिक चक्र के दौरान ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी स्रावित होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी स्रावित होता है ना, एस्ट्रोडियोल हार्मोन भी स्रावित होता है। जब अंडाणु में उत्सर्जन होता है, जब अंडाशय से अंडाणु बाहर आता है, तो एस्ट्रोडियोल हार्मोन के द्वारा होता है। एक है आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन मासिक चक्र से संबंधित नहीं है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये जो है मासिक चक्र से संबंधित नहीं है, जबकि ये तीनों हार्मोन मासिक चक्र से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है वो है ना, ये रहा, निम्नलिखित में से अल्पकालिक, अल्पकालिक माने कुछ समय के लिए, अल्प माने थोड़ा, अकाल माने समय, जो कुछ ही समय के लिए, निम्नलिखित में से अल्पकालिक अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है। किसके स्रावी बेटा? अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है। तो वो है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम एक ऐसा अंतःस्रावी ग्रंथि है जो कुछ ही समय के लिए कार्य करता है, उसके बाद कार्य करना बंद कर देता है। तो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से अल्पकालिक अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य कौन करता है? कॉर्पस ल्यूटियम। चलिए हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। जो हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है वो ये रहा, एक स्वस्थ महिला अपने पूरे जीवन काल में कितने अंडाणु का उत्सर्जन करता है? तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन बी होगा, जो हम आपको मानव प्रजनन पार्ट 1 में भी हम आप लोगों को ये चीज बताया होगा। एक स्वस्थ महिला अपने पूरे जीवन काल में 400 अंडाणु का उत्सर्जन करती है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। जो हमारा अंतिम क्वेश्चन होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों वो ये है, निम्नलिखित में से कौन गर्भाशय के अंतः स्तर प्रतिरोपित होते हैं? निम्नलिखित में कौन है जो गर्भाशय के अंतः स्तर में प्रत्यारोपित होता है? देख लीजिए बेटा, ये है स्त्रियों में पाया जाने वाला गर्भाशय, और गर्भाशय के अंदर कौन सा है इन चारों में जो प्रत्यारोपित होते हैं और भ्रूण का निर्माण करते हैं? तो गर्भाशय में अ स्तर में प्रत्यारोपित होता है। तो इसका सही जवाब है बेटा ऑप्शन डी, ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, क्योंकि मोरूला के बाद बनता है हमारा क्या? ब्लास्टोसिस्ट, है ना। ब्लास्टोसिस्ट जो है गर्भाशय के अ स्तर में प्रत्यारोपित होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन डी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मानव प्रजनन का पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह का कोई वीडियो में कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। हमारे चैनल से बने रहने के लिए धन्यवाद।